हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है जिससे कि आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ momentum after collision provided there is no external unbalanced force acting on them। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो जो उनका मोमेंटम, उन दोनों का टोटल मोमेंटम उन दोनों की टकराने से पहले इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। मतलब जब ये दो ऑब्जेक्ट हैं ऐसे मूव कर रही हैं दोनों का टोटल मोमेंटम, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, टकरा गई। टकराने के बाद फिर से क्या हुआ, मूव करने लगी। टकराने के बाद इन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? दोनों ही क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। बट कंडीशन ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। अब कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब? तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि अब ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ करा गया और ये बात कही गई, ये तब कही गई कि ऐसी जगह पे, ये कह सकते हो आप, इस एक्सपेरिमेंट को हमने एक वैक्यूम में परफॉर्म किया। मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ऐसा भी एक्सटर्नल फोर्स ऐसा हो सकता है कि जैसे हवा चल रही है बहुत तेज, आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट कर दिया तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग गई। भाई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी हवा की वजह से, आपकी एयर की वजह से, ठीक है। और हो सकता है आपने ऐसी जगह भी कर दिया, सरफेस कुछ इस तरीके का है, ये सरफेस कुछ इस तरीके का उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे कर दिया तो भी एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होगा। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, कहीं फ्रिक्शन ज़्यादा है, कहीं फ्रिक्शन कम है, कहीं ग्रेविटी ज़्यादा है, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाले कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो हो सकता है ये जो एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है क्या है ही ऐसा कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया होगा ये कहीं वैक्यूम में किया गया। वैक्यूम के अंदर कोई एयर नहीं होती, ठीक है। और ये कह सकते हो कि ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स उन ऑब्जेक्ट के ऊपर ना लग रही हो। तो मैं एक फिगर के थ्रू बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉल ले ली हमने, इसका मास m है, इसका मास m भी है। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। देखिए ये दो बॉल है, इसका मास ma है, इसका मास mb है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है बिफोर कॉलिजन। अभी ये टकराए नहीं है, ठीक है, दोनों इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। अब देखिए ये जो आ रहा है पीछे वाला, पीछे से जो आ रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी टकराएगा इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आ रहा है, इससे टकराया, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिजन, टकरा गई। टकराने के बाद फिर सेपरेट हो गए, तो क्या टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया। इसकी वेलोसिटी वी बी हो गई, इसकी वेलोसिटी वी ए होगी। मास तो सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। मोमेंटम आपको पता ही क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे टोटल, ये बात है टोटल मोमेंटम दोनों का, तो यहाँ पे एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल बॉडी के, दोनों बॉडी को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई है, ऐसे ही प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। बट याद रखिएगा कि दोनों, यहाँ पे दोनों कंबाइंड है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल की बात करें हम, टोटल बॉडी इन दोनों का, और टकराने के बाद फिर से इन दोनों का टोटल मोमेंटम लिया गया है। तो ये क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले था वही टोटल मोमेंटम टकराने के बाद भी है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं एक। स्टूडेंट्स अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए डेरिवेशन हमने क्या किया, जो अभी बताया था मैंने कि एक बॉडी ले ली है ए, एक बॉडी ले ली है बी, या कह सकते हो एक बॉल ए ले ली, एक बॉल बी ले ली। इस बॉल का मास एम ए है, इस बॉल का मास एम बी है। इसकी जो वेलोसिटी ले ली है हमने टकराने से पहले यू ए, इसकी वेलोसिटी ले ली हमने यू बी, ठीक है। अब क्या, ये टकराए, टकराने के बाद क्या हो गए, इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज है, कोई बॉडी, देखिए दो ऑब्जेक्ट चल रहे, टकराए, टकराने के बाद जब पीछे धक्का लगेगा तो क्या होगा, बॉडी इसकी स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज आएगा। यहाँ पे भी हुआ। तो इस टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बॉडी ए की, मास में कोई चेंज नहीं होगा टकराने के बाद,
जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी होगी वी ए और जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी होगी वी बी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब ये दोनों आपस में टकराए, जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टकराए, हिट करा, तब क्या होगा, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इस पे, मतलब ए हो गया ये बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ ए बी, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी। ये जो एफ ए बी क्या हो गई, ये वाली जो बॉडी ए है बी के ऊपर फोर्स लगाएगी। और अभी आपने पढ़ा न्यूटन, ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो बॉडी ए है बॉडी बी पे फोर्स लगा रही, तो ये क्या हो गया उसका एक्शन। तो सिमिलर वे में बॉडी बी क्या होगी, बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए बी मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, और एफ ऑफ बी ए क्या है, जो उसका रिएक्शन है, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन ए। ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा एक तरीके से। ओके, अब आगे देखते हैं मोमेंटम। अब हमें इस क्या करेंगे, हम मोमेंटम निकालें, क्योंकि हमें तो मोमेंटम ही तो ड्राइव करना है यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम की बात करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कॉलिजन, भाई बॉडी ए का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ए का मास कितना है एम ए और स्पीड वेलोसिटी कितनी है यू ए। ऐसे ही टकराने के बाद इसकी मोमेंटम क्या होगा, मास तो एम ए ही रहेगा और वेलोसिटी क्या हो गई वी ए, ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई वी ए। सिमिलर वे में टकराने से पहले मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कॉलिजन कितना हो गया एम बी इंटू यू ए, एंड मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया एम बी इंटू बी बी। देखिए टकराने के बाद एम बी इंटू बी बी, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे लगा रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्स। अब यहाँ पे मतलब जो फोर्स जो है बॉडी ए जो है बी पे लगा रही होगी, वही तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, उसी को कह रहे हैं यहाँ पे हम एक्शन। तो जो बॉडी ए जो है बी के फोर्स लगा रही है क्या हो गया, वो है एफ ऑफ ए बी। ओके, तो एफ ऑफ ए बी हम क्या ले सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बॉडी बी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी ए इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास तो वही रहेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी ए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू ए, और डिवाइड बाय टाइम, ठीक, जितना टाइम लिया उसने। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया उसका एक्शन। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, आप करते जाइएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, इसे कह देंगे हम एफ ऑफ बी ए, और ये होगा उसका रिएक्शन, ठीक है, ये होगा उसका रिएक्शन। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से फोर्स भी लिख देंगे, बी ए बराबर मास ऑफ बी, यहाँ पे बी वी माइनस यू बी, और ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो मास ऑफ बॉल बी इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी वी वी माइनस वी वी, ठीक है। मतलब देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बॉल बी की माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैंने बताया न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। सो स्टूडेंट्स हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ ए बी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी ए, एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो क्योंकि अपोजिट रिएक्शन तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, बाकी फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी की वैल्यू रख दी है और एफ ऑफ बी ए की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, जो कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में फाइंड आउट की थी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। यहाँ पे टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, एम ए वी ए ऐसे लिखते हैं, ये वाली इधर आ जाएगी प्लस एम बी वी वी इक्वल टू
ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए चाहे तो इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके रखिए, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे प्रूफ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।